साथियों नमस्कार। खेती जैसे करते रहे और जब समझकर खेती करने का एक अभ्यास बनने लगा तो बहुत सारी चीज़ें सामने ऐसी आती गईं कि बार बार मन करता है कि हम उन बातों को आपसे शेयर करें, आपके साथ बातचीत करें। बेशक शरीर की दूरी है, लेकिन आज तकनीकी और विज्ञान के माध्यम से जो भी तंत्र उपस्थित है, इतना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम आपस में बातचीत कर लेते हैं। आज मैं पूरकता के संदर्भ में कुछ बिंदुओं पर और स्पष्टीकरण के साथ आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, पूरकता समृद्धि का स्रोत है और पूरकता में तीन चीज़ें गुथी हुई हैं आपस में कि पूरकता परस्परता में, अर्थात हर इकाई जो अपनी व्यवस्था में है वह पूरी व्यवस्था में भी भागीदार है और ये भागीदारी निरंतर है। इस भागीदारी को हम कैसे पहचानें? तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि हर इकाई में पूरकता है, पूरकता परस्परता में है और परस्परता किसी प्रयोजन के साथ है, अर्थात उसका फल परिणाम भी निश्चित है। और उसको कैसे देखते हैं हम लोग? धरती का आचरण निश्चित है, पेड़ पौधों का आचरण निश्चित है, पशु पक्षियों का आचरण निश्चित है। मनुष्य का आचरण निश्चित क्यों नहीं है, ये सवाल बार बार हमारे मन में उठता था और इसी सवाल के उत्तर खोजने में ही जो बात खुलकर हमारे सामने आई और इसी जिज्ञासावश मध्यस्थ दर्शन के साथ मिलना हुआ और इन चीज़ों का स्पष्टीकरण हमारे सामने आया। आज खेती में हम उनको किस तरीके से देखते हैं, तो अभी कुछ जो पीछे हमने वीडियो डाला था उसमें कुछ साथियों के सवाल आए थे। पहला सवाल यह था कि फसलों में परस्परता में पूरकता कैसे दिखती है। तो साथियों, अभी तक हम ये खोजते रहे कि कुछ फसलों के लिए पूरक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी वनस्पतियां धरती पर पूरकता में काम करती हैं। सभी वनस्पतियां आपस में भी पूरकता में काम करती हैं। सभी ऋतुकाल के साथ उत्पादन क्रिया में पूरी होती है। तो इस प्रकार से हम ये विचार करें कि कौन सी फसल किसके लिए पूरक है, हमको इससे ज़्यादा एक दूसरा ध्यान देने की ज़रूरत है कि फसल की अवधि, चाहे वो घास है, चाहे वो फसल है या कोई भी पौधा है, उसकी क्रिया अवधि कितनी है। यदि उसकी पोषण क्रिया अवधि और हमारी फसल की पोषण क्रिया अवधि में अंतर है तो उस अंतर में कोई जल्दबाजी या समय को ध्यान में न रखते हुए हस्तक्षेप ना हो जाए। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे गन्ने के साथ मोथे की फसल। आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर में आप गन्ना लगाएंगे, मोथा घास से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप वही गन्ना फसल लगाएंगे अप्रैल मई में तो मोथा घास से नुकसान होगा। आप गन्ने के साथ में मक्का की फसल लगाएंगे अप्रैल मई में तो मक्का से गन्ने को नुकसान होगा। तो ये नुकसान जड़ों के द्वारा या अंदर के पोषण से नहीं है, ये बाहरी हस्तक्षेप से है। इसलिए हम ये ज़रूर पहचानें कि फसलों के ऊपर हस्तक्षेप ना हो जाए। बेशक छोटी अवधि की फसल हो, घास की आयु चाहे बेशक 4 महीने की हो, लेकिन यदि उसकी गति तेज है और हमने अपनी मुख्य फसल को, गन्ने जैसी मुख्य फसल को लेट लगाया है, तो उसकी वृद्धि के कारण हमारे एक फसल पर हस्तक्षेप हो जाएगा और उससे नुकसान हो जाएगा। तो एक तो मैं ये आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमें समय को ऋतुकाल के साथ समझना बहुत ज़रूरी है कि किस समय पर हम किस फसल को लगाएं और किसके साथ में लगाएं, ताकि उनका कोई हस्तक्षेप आपस में ना हो। इस प्रकार विविधता में कितनी भी फसलों को आप लगाकर देख लीजिए, आपका उत्पादन बढ़ेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। यही पूरकता का नियम है। दूसरी बात ये भी है कि पूरकता कैसे उपयोगिता में काम करती है और उपयोगिता कैसे समृद्धि के साथ काम करती है। तो इसको जानने के लिए प्रकृति का जो प्रयोजन है, धरती अपनी पूरी अवस्था विकसित होकर किसी पूर्णता को पाना चाहती है और उसी पूर्णता के आधार पर धरती ने पर वनस्पतियों का उदय हुआ। ये जो वनस्पतियां धरती पर उगती हैं, इनकी जो विकास क्रम है वो धरती के साथ ही पूरा होता है। तो धरती पर जैसे पौधे उगते हैं, विरचित होकर धरती पर जाते हैं, तो धरती पेड़ पौधों के लिए पूरक है और विरचित होकर जो गल सड़ कर वो जमीन के अंदर जब सारे वनस्पतियां जाती हैं तो जमीन की उर्वरता भी बढ़ जाती है। इसे बोलते हैं पूरकता उपयोगिता। ये पूरकता उपयोगिता एक चक्रीय क्रम है
ऐसा नहीं कि एक तरफा है, ये चक्रीय क्रम है। चक्रीय क्रम का मतलब क्या है कि ये बीज से वृक्ष बनने की परंपरा में जीव जानवरों के शरीर से उनका जन्म होना, उनका मृत्यु होना, इस प्रकार से एक ऐसी आवर्तनशीलता है जो समृद्धि कारक है, अर्थात जिसमें गुणात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। तो इससे ये पता लगता है कि धरती का जो अर्थतंत्र है और जो मनुष्य ने जो अपना अर्थतंत्र बनाया, दोनों में भेद है। और यहीं से एक दुखद घटना घटती है कि मनुष्य ने जो कृषि में निवेश की वस्तु है वो तन मन धन को पूरी तरीके से नहीं देखा, केवल धन को देखा या श्रम को देखा। तो केवल धन के आधार पर और केवल श्रम के आधार पर हम खेती में सफल नहीं हुए। इसका कारण यही है कि हमारी मानसिक चेतना में समझ का जो स्तर, प्रकृति की व्यवस्था को समझकर खेती करने का जो स्वरूप उभरना था वो नहीं उभर पाया, और इसी कारण खेती में समस्याएं बढ़ती रही। कई बार हमको मेहनत ज़्यादा लगती है, कई बार हमको लागत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब हम समझकर खेती करते हैं तो पूरकता के आधार पर कैसे खरपतवारों का नियंत्रण होगा, कैसे कीड़े बीमारियों का नियंत्रण होगा, कैसे ऋतुकाल पर लगाए जाने के आधार पर हमारी फसलों का उत्पादन ज़्यादा होगा, विविधता में लगाए जाने से उत्पादन ज़्यादा होगा, धरती की सतह का उत्पादन का घनत्व कैसे बढ़ेगा, और नैसर्गिक संतुलन जो ज़मीन के अंदर काम करता है, सब सतह पर काम करता है। क्योंकि नैसर्गिकता एक ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि वो नित्य वर्तमान अपने स्वरूप में बनी रहती है। हर इकाई में निश्चित फल परिणाम, उसका आचरण निश्चित, उसके अंदर नियम निश्चित, उसका नियंत्रण निश्चित, उसका संतुलन निश्चित। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ये एक भाव रूप का मतलब है होने के रूप में हम ये तो देख सकते हैं कि घटनाक्रम में चीज़ें बदल रही हैं। कभी वो बीज था, कभी वृक्ष बन गया, फिर बीज बन गया। लेकिन वो बीज से वृक्ष बनना और वृक्ष से फिर बीज बनने के क्रम में हमेशा ये क्रिया चल रही है। ये जो क्रिया चल रही है ये एक ऐसी नैसर्गिकता है जिसमें हम ऋतुकाल के साथ में चीज़ों को अपने आधार पर उगते हुए देखते हैं, फलते हुए देखते हैं, और विरचित होकर धरती की अवस्था के साथ में एक बहुत तालमेल पूर्वक एक व्यवस्था को बनाए रखने में सक्रियता भी देखते हैं। तो इस आधार पर पूरकता का नियम सहअस्तित्व में बहुत ही सुंदर नियम है। इससे हम अपने अंदर से विरोध की मानसिकता से मुक्त होते हैं। चूँकि अभी तक जो हम खेती कर रहे हैं उसमें हमारी लाभ की मानसिकता ज़्यादा है, और लाभ की मानसिकता में ही लागत शब्द का उदय हुआ, और लागत के आधार पर ही सारे किसान बाजार के केंद्र में फंसे। हम बाजार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बाजार तो सुविधा के लिए बनाए गए थे, शोषण के लिए थोड़ी बनाए गए थे। तो शोषण फिर क्यों किया? शोषण इसलिए किया कि लाभ के आधार पर कम देने और ज़्यादा लेने की प्रवृत्ति आई जाती है। चाहे वो समय की बात करें, चाहे श्रम की बात करें, चाहे धन की बात करें, कम देकर ज़्यादा लेने की प्रवृत्ति के कारण मानव जाति प्रकृति के विरोध में चली गई और एक अलग से कृत्रिम तंत्र खड़ा किया। और उस कृत्रिम तंत्र में हम एक दूसरे के साथ न तो पूरकता को समझ पाए, न संबंध को समझ पाए, और इस प्रकार से कलेश बढ़ता चला गया। चाहे हम आज उत्पादन की बात करें, चाहे हम बाजार व्यवस्था की बात करें, हर जगह लाभ होने से कहीं ना कहीं संबंध और पैसे के बीच में एक टकराव देखने को मिलता है। इस विरोध से कैसे मुक्त हों, इस कलेश से कैसे मुक्त हों, तो मैं यहाँ पर आपका यही ना ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यदि प्रकृति में पूरकता का जो नियम है वो हमको परस्परता और प्रयोजन के रूप में स्पष्ट होता है, और कैसे प्रकृति में गुणात्मक उत्पादन मनुष्य की आवश्यकताओं से बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें यदि हमारे ध्यान में आती हैं तो हमारा मन लाभ के कलेश से समृद्धि के भाव की ओर बढ़ जाता है। और यही मानव जाति को चिरकाल से तलाश रही है। और मैं इसमें आपसे यही निवेदन करूंगा कि खेती में निवेश की वस्तु को तन मन धन के रूप में स्वीकारते हुए अपनी मानसिक चेतना में गुणात्मक परिवर्तन के साथ अपनी समझ पर बहुत ज़्यादा काम किया जाए। करने का दबाव कम हो जाएगा, फल परिणाम सुनिश्चित हो जाएगा, सफलता निश्चित हो जाएगी। ऐसा हमने ज़िंदगी में जीकर देखा है। इसी भाव के साथ में आज की ये प्रस्तुति थी कि पूरकता को अभी हम समझे हुए नहीं थे। कहीं ऐसा ना हो कि शब्दों के बीच में हम कोई ऐसी बात आपके बीच में आपके और हमारे बीच में कोई दूरी ना बनी रहे। इसलिए बार बार हम उन शब्दों को और
उनको विस्तार से खोलकर उनकी व्याख्या के साथ में, ताकि हम जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ उसका भाव पूरा आप तक पहुँच जाए और हम मिलकर खेती में एक नए तरीके से अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए सफलता के साथ आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार।